नमस्कार, आप सुन रहे हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज़ हेलो हल्द्वानी, जिसे 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुना जा सकता है। मैं आरुषि, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम राजनीति विज्ञान विभाग के 4th पेपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, तुलनात्मक राजनीति एवं संस्थाएं की 2nd यूनिट तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने इस विषय के सिलेबस और 1st यूनिट पर विस्तृत चर्चा की। इसमें हमने तुलनात्मक राजनीति के अर्थ को, महत्व, विकास क्षेत्र पर चर्चा की और चर्चा करते हुए यह जाना कि एक विषय वस्तु के तौर पर व एक विषय के रूप में किस तरह से तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ, जिसमें हमने यह जाना कि अरिस्तु के द्वारा 158 संविधानों का जो है तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जो जिससे कि एक विषय वस्तु के तौर पर तुलनात्मक राजनीति सामने आई। और इसके अतिरिक्त इसमें बहुत से जो हमारे चिंतक रहे हैं उनका योगदान रहा है और आगे चल के 1960 के दशक में इसे तुलनात्मक राजनीति को एक विषय के रूप में पहचान मिली। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके उपागम की हम बात करेंगे। तुलनात्मक राजनीति में 2 उपागम हैं मुख्यतः, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम। तो आज हम लोग जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो परंपरागत उपागम पर करेंगे। अब इसी में हमारे कुछ मौलिक सवाल हैं, कुछ मूल सवाल हैं इस विषय से संबंधित, तो इस टॉपिक से संबंधित। तो वो हम पहले समझेंगे कि हम इस पूरे लेक्चर के दौरान हम किन किन विषयों पर, किन किन इस विषय से संबंधित टॉपिक पे बात करेंगे। हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि उपागम क्या है, क्यों हमें इन उपागमों को पढ़ने की आवश्यकता है, परंपरागत और आधुनिक जो उपागम है उनमें किस तरह अंतर है या क्या इनमें अंतर है, तुलनात्मक राजनीति में कब तक परंपरागत उपागम का प्रयोग हुआ व कब जाकर आधुनिक उपागम को अपनाया गया, क्या इसमें एक कोई प्रॉपर सेग्रीगेशन है या मतलब क्या कोई जिससे कि ये बताया जा सकता है कि हाँ, ये इस समय तक जो है परंपरागत उपागमों का प्रयोग किया गया था तुलनात्मक राजनीति में और इस समय के पश्चात आधुनिक उपागमों को अपनाया गया था। इसके अलावा हम इसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि यही हमारे कुछ मूल प्रश्न हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उपागम क्या है। उपागम जो है ये एक तरीका है, एक विधि जिसे हम कह सकते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति में इसका क्या मतलब इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए या क्या होता था, पर यदि हम परंपरागत राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में इसे लेते हैं तो इसमें ये देखा जाएगा कि तुलनात्मक राजनीति को परंपरागत रूप में या परंपरागत तरीके से किस तरह से पढ़ा जाता था, किस तरह से उस समय इसकी स्टडी की जाती थी। परंपरागत उपागम क्या है? अपने शुरुआती दौर में, जैसे कि अभी हमारे सामने यही कुछ सवाल हैं कि अच्छा, परंपरागत उपागम किन्हें कहा गया, आधुनिक उपागम किन्हें कहा गया। तो अब जब हम उपागम का एक सामान्य अर्थों में उपागम को समझ लिए हैं कि उपागम जो है वो एक किसी भी विषय को समझने का एक तरीका है, एक विधि है, ये हम इसे बहुत ही सामान्य तरीके से समझ रहे हैं। तो इसमें अब परंपरागत जो उपागम है, जब कोई विषय या जैसे तुलनात्मक राजनीति हमारा जो विषय है ये अपने शुरुआती दौर में था, तो इस विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाता था, ये किस तरीके से ये पढ़ा जाता था, किस तरह से इसमें अध्ययन किया जाता था, तो वही जो तरीका रहा उसी को जो है परंपरागत उपागम कहा जाता है। किन तत्वों को ध्यान में रखते हुए किन तत्वों का इस विषय पर प्रभाव रहा, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे परंपरागत उपागम में।
अब इसमें हमें कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर हमें परंपरागत उपागम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो जैसे कि हमारे विषय, हम जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं तुलनात्मक राजनीति, तो हमें उस मेथड को, जो हमारा कंपैरेटिव, जो तुलनात्मक जो हमारी पद्धति है, हमें उसे यहाँ पर भी अपनाना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ों को समझने के लिए अगर हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस मेथड को अपनाना ही पड़ेगा। अगर हमें परंपरागत उपागम को समझना है तो हमें उसके लिए आधुनिक उपागम को भी समझना जरूरी है। तो जब तक कि हम इन दोनों के मध्य अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक हम परंपरागत उपागम को और ज्यादा गहराई से समझने में असमर्थ होंगे। तो इस जो हमारा ये यूनिट है, इसकी जो शुरुआत है वो मैं यहीं से करूंगी। परंपरागत और आधुनिक उपागम में जो अंतर है कि क्यों हमें, जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम अपने विषय को, जब हम तुलनात्मक राजनीति को परंपरागत तरीके से पढ़ रहे थे, तो क्यों हमें आधुनिक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता हुई, और आज जो अब आने वाले समय में कितना स्पेस है, या कितना, मतलब ये जो हमारा जो तरीका है, जो आधुनिक तरीका है, मॉडर्न जो हमारा अप्रोच है तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने का, वो कब तक वो रेलेवेंट रहेगा, कब तक वो प्रासंगिक रहेगा। उसमें हम एक स्पेस छोड़ते हैं कि क्योंकि जो आने वाले जो हमारे राजनीतिक जो विचारक होंगे, वो कुछ नए नए विषयों को उस समय जो हमारे मतलब करंट जो मतलब समकालीन जो मुद्दे होंगे या समकालीन तरीके होंगे, किन किन विषयों को हमें उसमें ऐड करना है। जैसे हमने बेसिक डिफरेंस देखा है कि परंपरागत जो उपागम रहा उसमें बहुत ही मतलब संकीर्णता रही, उसमें उसका जो क्षेत्र था वो थोड़ा छोटा रहा। फिर जैसे आधुनिक उपागम आया, उसका क्षेत्र विस्तृत हुआ, फिर शायद आने वाले समय में इसका क्षेत्र और विस्तृत हो। तो इसी चीज को हमें समझने की आवश्यकता है कि जैसे चीजें ये जो चीजें हैं किस तरह से बदलती चली जाती हैं, और हमारा हर पूरी उसका प्रभाव कितना सब कुछ हमारे अध्ययन पर पड़ता है। तो जो पहला अंतर है परंपरागत और आधुनिक उपागम में, वो है अध्ययन के दृष्टिकोण के आधार पर अंतर। मतलब कि परंपरागत राजनीति का जो अध्ययन दृष्टिकोण रहा है वो औपचारिक, कानूनी व संस्थागत था। अब ये सारे ही शब्द कुछ मतलब थोड़े मुश्किल हो सकते हैं समझने में, तो इनको हम थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। औपचारिक जो है ये एक इसमें जो है अनौपचारिक जो हमारी चीजें रही हैं, अनौपचारिक जो तत्व थे, उसमें इनको शामिल नहीं किया गया। मतलब कि इसमें खास तौर पर संस्थाओं के अध्ययन पर जोर दिया गया। जैसे कि संविधान द्वारा जो भी स्थापित संस्थाएं रही हैं, उन्हीं का इसमें तुलनात्मक अध्ययन होता था। ये मैं बात कर रही हूँ अभी परंपरागत उपागम में। परंपरागत उपागम में जो है वो संविधान के द्वारा स्थापित संस्थाओं का ही तुलनात्मक अध्ययन होता था। जबकि आधुनिक राजनीति में इनका अध्ययन तो शामिल है ही। मतलब कि आधुनिक जो उपागम है उसमें आप संविधान की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, संविधान द्वारा स्थापित जो विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका तो हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम जो है राजनीतिक व्यवहारों का भी इसमें अध्ययन शामिल है। तो ये एक इनका अंतर हो गया, ये एक दृष्टिकोण को लेकर अंतर हो गया कि इसका जो है वो औपचारिक था, कानूनी और संस्थागत अध्ययन पर फोकस था, और आधुनिक जो उपागम था उसका जो है इनके अलावा राजनीतिक व्यवहारों को भी इसमें शामिल किया गया। अब बात होती है दूसरा जो अंतर की। तो अध्ययन क्षेत्र, अभी हमने दृष्टिकोण के आधार पर अंतर को समझा, अब हम अध्ययन के क्षेत्र के आधार पर अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। परंपरागत जो राजनीति का अध्ययन केंद्र रहा वो हमेशा से वेस्टर्न, मतलब कि पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाएं ही रही हैं, और उसमें भी खास तौर पर जो लोकतांत्रिक जो हमारी शासन व्यवस्था रही है, उन्हीं का इन लोगों यहाँ पर जो है अध्ययन किया जाता था। मतलब कि जो भी हमारे राजनीतिक चिंतक रहे हैं उस दौर के,
तो उनके द्वारा जो है वो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा है, या दोनों जो दो मतलब फ्रांस को और ब्रिटेन का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसी को आपस में उन लोगों के द्वारा कंपेयर कर दिया गया। और उसमें भी जैसे कि जहाँ पर डेमोक्रेसी रही है उन्हीं देशों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जबकि आधुनिक की हम बात करते हैं, मॉडर्न अप्रोच की, तो इसका जो एरिया है वो वाइड होते चला जा रहा है। किस तरह से उसमें जो है अब बाकी जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। लगभग विश्व के सभी देशों को इसमें अपने अध्ययन में वहाँ की व्यवस्थाओं को शामिल किया जा रहा है। और इसमें जो है अब सिर्फ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं बल्कि सभी व्यवस्थाओं को जो है प्रॉपर जगह मतलब प्रॉपर स्थान मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे क्षेत्र के आधार पर अंतर। अब हम बात करेंगे विश्लेषण पद्धति के आधार में जो अंतर है। तुलनात्मक राजनीति का शासन व्यवस्थाओं और सरकारों का केवल विवेचन मात्र से ही संबंध रहा है। मतलब कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका हम लोगों ने सिर्फ वर्णन कर दिया। अगर ब्रिटेन की व्यवस्था है, ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था है और फ्रांस की व्यवस्था है, तो इन दोनों का हमने एक ये कर दिया कि ब्रिटेन की जो है उसमें ये समानताएं हैं, फ्रांस में और ब्रिटेन में ये समानता और ये असमानताएं हैं। लेकिन ये समानता है और असमानता है और ये क्यों है, इस पर इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। मतलब कि हम जब विश्लेषण करते हैं किसी भी व्यवस्था का, तो हमें पता लगेगा कि अगर इनमें असमानताएं हैं, समान व्यवस्था होने के बावजूद भी जो असमानताएं हमें दिख रही हैं वो क्यों दिख रही हैं, तो वो हमें कैसे पता लगेगा जब हमने उनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो हमारा परंपरागत तरीका था तुलनात्मक राजनीति को पढ़ने का वो वर्णनात्मक था। उसमें जो है सिर्फ वर्णन कर दिया जाता था, तुलना तो की जाती थी लेकिन एक वर्णन के आधार पर दोनों की तुलना कर दी जाती थी। तो ये है हमारे परंपरागत और आधुनिक उपागम में अंतर। तो इस अंतर के माध्यम से हमारा एक कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इन दोनों ही उपागम की विशेषताओं से संबंधित, वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। अब हम इसके जो है कुछ विद्वान रहे हैं उनका किस पर फोकस रहा है उस पर बात करेंगे। परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्वान बार्कर, लास्की, फ्रेडरिक, फाइनर, ये जो है इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर यूरोप की संवैधानिक संस्थाओं की तुलनात्मक व्याख्या की। इनका अध्ययन विवरणात्मक ही रहा। इन्होंने अपनी तुलनाओं का उद्देश्य समस्या समाधानात्मक, व्याख्यात्मक अथवा विश्लेषणात्मक नहीं बनाया। तो वही चीजें जो अभी हमने यहाँ पर परंपरागत और आधुनिक उपागम के अंतर में जाना कि यहाँ पर जो है ये विवरणात्मक रहा है, इसमें विश्लेषणात्मक को कोई स्थान नहीं दिया गया है, यहाँ इनका जो स्टडी था वो यूरोप सेंट्रिक था। तो वही चीजें हमें यहाँ पर स्पष्ट हुई हैं। तो ये जो विद्वान हैं बार्कर, लास्की, फ्रेडरिक, फाइनर, ये इसके प्रमुख विद्वान रहे हैं। अब हम इनकी विशेषताओं की बात करेंगे, परंपरागत उपागम की विशेषताओं की बात करेंगे। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो मूलतः आपको जो हमने अभी अंतर समझा उसी से ही ये इसकी विशेषताएं हमें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ये प्रधानता वर्णनात्मक है, जैसे कि अभी बताया जा चुका है कि वर्णनात्मक से आशय है कि हमने किन्हीं भी दो राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की और तुलना का जो हमारा तरीका रहा वो क्या रहा, वर्णनात्मक रहा। हमने दोनों ही व्यवस्थाओं की तुलनाओं का वर्णन कर लिया, उसमें हमने किसी भी तरह का विश्लेषण नहीं किया। हमने अगर कोई समस्या जो है, मतलब कि अगर समानता असमानता की हम बात कर रहे हैं या किसी राजनीतिक व्यवस्था में कोई समस्या है, उसका क्या समाधान किया जा सकता है, उस पर इनका जोर नहीं रहा। तो इसका आशय कुछ इसी प्रकार है।
और दूसरी इसकी विशेषता है कि यह जो है संकीर्ण है, इसका जो क्षेत्र है वो संकीर्ण है। तो इसका क्षेत्र संकीर्ण किस प्रकार से है वो अभी इनके जब हम अंतर को समझ रहे थे तो उसमें भी बताया जा चुका है कि जैसे हम देखते हैं कि जो परंपरागत जो तरीके को, परंपरागत उपागम की जो हमारे अपनाते थे जो विचारक, उन लोगों का जो अध्ययन का जो केंद्र था वो वेस्टर्न कंट्रीज रही हैं। पाश्चात्य वो जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन्हीं पर उन लोगों का फोकस रहा है, और उसमें भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर रहा। हालांकि उस दौरान जो है हमने देखा है कि मतलब जर्मनी में और इटली में अधिनायकवादी सरकारें थी, और ये रशिया में साम्यवादी सरकार थी, साम्यवादी हमारी व्यवस्थाएं थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उनका भी इसमें अध्ययन किया गया, उसे भी एक स्थान दिया गया। लेकिन जितना स्थान मतलब कि जितनी प्राथमिकता इन लोगों ने उन विचारकों ने जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अध्ययन को दिया, उतना अन्य व्यवस्थाओं को नहीं दिया। साथ ही साथ क्षेत्र की बात तो हम कर ही चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को ही इन लोगों ने की राजनीतिक व्यवस्थाओं को ही इन्होंने प्राथमिकता दी। इसके अलावा बात आती है कि स्थिरता की, ये जो अध्ययन है, जो परंपरागत उपागम अपने में जब इसे अपनाया जाता है और इसके माध्यम से जो स्टडी की गई, जो अध्ययन किया गया, वो स्थिर रहा है। इसके अलावा आदर्शीकृत रहा। आदर्शीकृत से हमारा जो मतलब है वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि हमने ये देखा कि प्लेटो का जो अध्ययन है, उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की। तो इस तरीके से मतलब कि वहाँ पर जो है कुछ मूल्यों के आधार पर जो है अध्ययन किया जाता था। औपचारिक संस्थागत अध्ययन पर जोर दिया गया। यहाँ पर जो है जो भी हमारी संस्थाएं रही हैं, संविधान के द्वारा जो स्थापित हमारी संस्थाएं हैं, जो भी औपचारिक संस्थाएं हैं, जैसे कि कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, या मतलब इन्हीं का अध्ययन, संसद हो गई, इन्हीं का अध्ययन इस पे किया जाता था, इन्हीं के अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती थी। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे इसके उपागम की। इसके उपागम मतलब की पद्धति, किन पद्धति के द्वारा तुलनात्मक राजनीति को परंपरागत, जो पहले के समय में शुरुआती दौर में इस विषय को किस पद्धति के द्वारा पढ़ा जाता था। अपने पहले लेक्चर में भी मैंने इस बात को मेंशन किया था कि दार्शनिक जो पद्धति रही है उसको अपनाया जाता था। दार्शनिक पद्धति से क्या आशय है? प्लेटो है, रूसो, मिल, इन सभी से तो हम लोग अवगत हैं, हमारे ये फिलोसोफर हैं, इनके द्वारा जो है इसी पद्धति को अपनाया गया। जैसे कि प्लेटो के द्वारा जब आदर्श राज्य की कल्पना हो, चाहे थॉमस मूर के द्वारा यूटोपियन राज्य की कल्पना हो, चाहे लॉक के द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा है, या रूसो की सामान्य इच्छा की धारणा, इनका प्रतिपादन जो है वो दार्शनिक पद्धति के द्वारा ही हुआ है, दार्शनिक पद्धति के माध्यम से ही हुआ है। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक पद्धति की। तो ऐतिहासिक जो पद्धति है उसमें गिलक्राइस्ट हैं, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक पद्धति की इसी उपयोगिता के कारण अरस्तु के समय से इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब कि अरस्तु के समय से ही ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें लास्की हैं, मैकियावेली हैं, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, स्पेंसर आदि ने किसी न किसी रूप में इस पद्धति का उपयोग किया है। इसके बाद आती है अगली विधि, वो है औपचारिक और कानूनी विधि। अमेरिका और ब्रिटेन में यह पद्धति लोकप्रिय होती चली गई। इस संदर्भ में डायसी, जिन्होंने लिखी है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तुलनात्मक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। थियोडोर है, वुल्से हैं, वुड्रो विल्सन हैं, कार्टर हर्थ हैं, न्यूमैन आदि ने देश विदेश की कानूनी संहिताओं तथा संविधानों का विश्लेषण करके तुलनात्मक राजनीति को पुष्ट किया।
इसी माध्यम से, इसी विधि को अपनाते हुए, औपचारिक एवं कानूनी विधि को अपनाते हुए। इसके अलावा है हमारी एक विधि है संस्थात्मक और कार्यात्मक उपागम। इस उपागम में राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक तथा कार्यात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। आमंड है हमारे हरमन फाइनर, केसी वेयर तथा फ्रेडरिक के अध्ययनों में इसी उपागम को अपनाया गया था। तो ये है हमारे परंपरागत उपागम के कुछ पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से तुलनात्मक राजनीति को पहले पढ़ाया जाता था या इसी के आधार पर अध्ययन किया जाता था। अब इसके अगले जो लेक्चर है उसमें हम परंपरागत उपागम, परंपरागत तुलनात्मक राजनीति की आलोचना और उसके महत्व को समझेंगे। धन्यवाद।